ओके, आज की क्लास इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए हैं या आने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। अब जैसे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ने एग्जाम में देखा, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस वर्ड देखा और जितने भी फैक्टर्स जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो लिख करके आ गए। बच्चों गलत है। रेसिस्टिविटी मीन्स होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस से डिफरेंट है। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। और रेसिस्टेंस का अगर बात करें तो जो हमारा रेसिस्टेंस ये डिपेंड करता है डायमेंशंस पर। ये डिपेंड करने वाला है हमारा रेसिस्टिविटी दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पर। बट रेसिस्टिविटी का बात करें सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस। ठीक है, एक कॉपर का अगर वायर लेंगे हम लोग, उसका कुछ भी डायमेंशन रहने दो, रेसिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक वायर ले लिया कॉपर में तो उसकी रेसिस्टिविटी डिफरेंट और एक थिकर वायर ले लिया सो उसका रेसिस्टिविटी डिफरेंट, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, डायमेंशंस पर बिल्कुल याद रखना, डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। एग्जाम में आने से सिर्फ ये दो फैक्टर्स। Second question, the equivalent resistance of the following circuit diagram is 4 ohm. Find the value of X. Important question. कहीं ना कहीं ऐसा एक सीरीज से पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा। अभी यहाँ से जो भी करंट आया वो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इस पार्ट में बात करें सो 5 और X करंट हुआ सेम, सो सिंपल से यहाँ पर ऐड करना 5 + X। और यहाँ पर बात करें सो यहाँ भी करंट सेम, इनको ऐड करने से आ गया ये 12। अभी ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पर ये 5 + X और इधर पर 12। अभी जो भी करंट यहाँ पर आया यहाँ पर डिवाइड हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है अपने पास 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट एक छोटा सा हम लोगों ने इसको शॉर्टकट टाइप में लिख लिया था। ठीक है, क्यों ना उसको ही यूज़ कर लें हम लोग। अभी उसको अगर मैं यूज़ करूँ सो जो इक्विवेलेंट 4 आया अपने पास वो इक्वल टू होता है हमारा जो भी रेसिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना और अपॉन में इसको ऐड कर देना। सो यहाँ हो जाएगा ये 5 + X + 12। बस इधर ये कट करने से 4 1 टाइम्स, यहाँ पर ये 3, सो दिस 1 = 5 + X, यहाँ पर ये 3 और अपॉन में आ गया ऐड करने से 17 + X। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया इधर, सो ये हो जाएगा अपने पास 17 + X इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना भी 3 से मल्टीप्लाई किया 5 को, सो ये 15 + 3x। 17 - 15 इक्वल टू में 3x और ये -x। ठीक है, x इधर आ गया, सो यहाँ पर हो गया ये 2 इक्वल टू, यहाँ माइनस किया सो 2x डिवाइड कर दिया। सो जो x वैल्यू अपने पास अभी आया यहाँ से ये 1 हो, और यही अपना फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 2 sets A and B of 3 bulbs each are glowing in 2 separate rooms. When one bulb in set A is fused, the other 2 bulbs also cease to glow. ठीक है, बंद हो गए। और सेट B में क्या हुआ, when one bulb fused, the other 2 bulbs continue to glow. मतलब अभी भी चल रहे। देखो, एक्सप्लेन व्हाई दिस फिनोमेना occurs. सिंपल है, फर्स्ट केस में कन्फर्म है कि वो सीरीज में रहेंगे और सीरीज में ये होता है कि अगर कुछ एक बल्ब खराब, सपोज यहाँ पर ये बल्ब, ये B1 ये B2 और इधर B3, अभी यहाँ पर एक भी अगर बल्ब खराब हो गया हमारा, ठीक है, सर्किट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। अदर 2 बल्ब्स को करंट ही नहीं मिलेगा तो वो तो बिल्कुल यार ऑफ हो गया। और सेकंड केस में क्या है कि अगर एक बल्ब खराब हो गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये अपना है यहाँ पर पैरेलल। घर में इसी वजह से तो हम लोग पैरेलल में वायरिंग कराते हैं। अभी यहाँ पर अगर ये बल्ब खराब हो गया, ठीक है, यहाँ से सर्किट ओपन हो गया, सो अभी भी जो करंट आ रहा है वो दोनों बल्ब्स को मिलेगा। 2 बल्ब जो अपने हैं वो अभी भी
जलने वाले हैं। तो आंसर क्या रहेगा, इन सेट ए 3 bulbs आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड इन सेट बी 3 bulbs आर अरेंज्ड इन पैरेलल। ठीक है, यही हमारा रीजन था कि ए में एक बल्ब फ्यूज सब खराब हो गया, सब बंद हो गए। खराब होने का मतलब है कि काम नहीं कर रहा है। और सेट बी में क्या हुआ कि अगर एक बल्ब कुछ भी खराब है सो इससे दो जो अदर बल्ब है उसको फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो जलते रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 गिवन रेसिस्टर्स R1 एंड R2। और गिवन क्या है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट के बाद ये मालूम हुआ कि जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 है। विच ऑफ द 2 डायग्राम्स गिवन हेयर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड कर्व्स। अब क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं आपसे स्लोप का आइडिया लेना चाह रहा है कि आपको स्लोप मालूम कि नहीं मालूम। स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये सब नोट करते रहना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। स्लोप ऑफ VI जो ग्राफ होता है वो देता है अपने को रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर जब भी ग्राफ आता है, एंगल अगर फाइंड करना है तो ये बात याद रखना, जब भी एंगल बात फाइंड करना ये हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में, करंट से देखना कि किसका एंगल ज़्यादा है, वही हमारा स्लोप। ठीक है, उसी केस में हमारा जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा रहने वाला है। फर्स्ट केस में करंट से मालूम किया तो उसने बोला R2 जो है वो छोटा एंगल पर है और R1 जो है वो ज़्यादा एंगल पर है। और R1 अगर ज़्यादा एंगल पर है तो यही अपना करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। फिर भी सेकंड केस देख लो, यहाँ भी अपने को करंट यहाँ पर है, इससे पूछा, इसने बोला ना R1 जो एंगल है ना, R1 का जो एंगल है अभी वो छोटा है और R2 ज़्यादा है, सो ये तो है रॉन्ग। सो यहाँ पर जो अपने को करेक्ट ग्राफ वो ये। अभी एग्जाम में अगर ऐसा कहीं आया ना, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये याद करके मत जाना। ग्राफ अगर आई इधर दे दिया और V यहाँ पे दे दिया, अभी उसने पूछ लिया कि R1 R2 में से कौन ग्रेटर, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, करंट के रिस्पेक्ट में एंगल, इससे देखना कि अरे R1 तो छोटा हो गया, R2 ज़्यादा। सो इस केस में जो R2 है हमारा, R2 जो है वो ग्रेटर है R1। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वो बिल्कुल भी याद करके मत जाना, करंट को देखना और वहाँ से एंगल, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर इन द कंडक्टर। टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, बट कैसा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। रेसिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट कम हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर रिप्रेजेंट। स्लोप ऑफ VI ग्राफ बात कर लिया था, अभी देखा था। स्लोप ऑफ VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर गिव्स द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, 7, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर। 2015 में क्वेश्चन आया था। वैसे तो जितना भी बात कर रहे हैं हम लोग सब किसी न किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कनेक्टिंग वायर के लिए यहाँ पर अपने को कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन 2 फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड्स। रेसिस्टेंस का बात कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं है, तो डरना नहीं यहाँ पे, रेसिस्टिविटी वगैरह वो सब नहीं। रेसिस्टेंस का बात करेगा तो सिंपल सा जो फॉर्मूला R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A। इस फॉर्मूले से देखें सो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करने वाला है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा रहेगा, एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम में जितना भी फैक्टर्स पूछेगा 1 2 3 4 वैसा आप लिखना। नेक्स्ट, डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टिविटी और इसका SI यूनिट। पहले इधर से देखो, मैं डेफिनेशन जो लिखा हूँ ना आया किधर से, R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से दिस रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, यहाँ तक पहले लिखना। अब चेक करो क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यूनिट लेंथ मीन्स 1। यहाँ तक करने के बाद मैं ये लिखने वाला हूँ, इफ़ L इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो है ये 1 हो गया और लेंथ जो है ये भी 1। सो इस केस में जो रेसिस्टिविटी मेरा आया वो आया इक्वल टू R।
यहाँ तक करने के बाद फिर ये लिख देना, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एसआई यूनिट का अगर बात करें, एसआई यूनिट रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर। ये सब करना नहीं है, अगर याद नहीं है तो उसके लिए अभी इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल किया तो सिर्फ अपने पास जो बच गया वो मीटर, और यही तो अपने पास देखो मैंने लिख के दिया एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आएगा, सो इट इज ओम मीटर। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन द कंडक्टर इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ। नेम द लॉ। ओम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to current flowing through it, provided the physical conditions such as temperature, pressure, strain, etc. remains constant. सब कांस्टेंट होंगे, तो v अपना जो है वो i के प्रोपोर्शनल, और अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर दोगे v और i के बीच में, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन आता है किसी भी कंडक्टर का स्ट्रेट लाइन आता है, सो ऐसे रेसिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं ओमिक रेसिस्टर्स या कंडक्टर्स। और अगर स्ट्रेट नहीं आया, कुछ भी ऐसा आया, सो इस केस में हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक रेसिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आगे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज ए पीस ऑफ कॉपर वायर एज फ्यूज वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कॉपर वायर जो है उसको फ्यूज वायर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए फ्यूज वायर के लिए? फ्यूज वायर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट शुड हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही जो सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा अगर करंट आए तो फ्यूज वायर अपना मेल्ट होना चाहिए। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ तो फिर लगाने का पर्पज़ क्या है? ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हीटिंग के लिए H = I²RT। इसके अकॉर्डिंग करंट जैसे सेफ लिमिट से ज़्यादा हीट जो भी प्रोड्यूस होगा उसके आते ही वायर मेल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट। बट कॉपर में क्या है, ऐसा सब उल्टा। कॉपर वायर एज ए फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट डजंट मेल्ट ईजिली एंड डज नॉट ब्रेक द सर्किट ड्यू टू इट्स लो रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बस इतना आप लिखना, आंसर मिलेगा, फुल मार्क्स जो है आपको फुल मिलेगा। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। 4 फैक्टर्स यहाँ पर है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखो इसको क्या है। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। कंपेयर क्या करना है इसका? रेसिस्टेंस। बिल्कुल, जो रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं R = रेसिस्टिविटी L/A। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रेसिस्टिविटी तो सेम मटेरियल को क्या, ठीक है, रेसिस्टिविटी अपना सेम हो गया, लेंथ वो भी सेम दे दिया है। तो जो रेसिस्टेंस अपना ये है अपना सिर्फ और सिर्फ एरिया पे डिपेंड। अभी एरिया में भी उसने क्या है, रेडियस दे दिया है। थोड़ा सा और अगर इसको चेंज कर दूँ, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया जो दिया था यहाँ पर ये πr²। अब क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है तो बस इतना सा लिखो, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस जो है अपना उसका स्क्वायर। अभी कंपेयर करने को बोला है, इट मीन्स रेशियो अगर लिखना है तो अगर मैं ये लिख दूँ R1/R2, ठीक है, ये लिख रहा हूँ, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर रेसिस्टेंस और यहाँ पर रेडियस इन्वर्सली। सो अगर मैं यहाँ पर ऊपर R1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर अपने पास स्मॉल जो रेडियस है ना R1², और यहाँ पर ये R2। सो इसके लिए जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा R2²। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, R1/R2 ये जो रेसिस्टेंस था अपना ये रहेगा R2² रेशियो R1²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अरे इजी है, तो 2013 में वैसे आ गया। देखो,
स्टेट ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और यहाँ पे ये जरूर लिखना कि जो फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है हमारा, फिर डिफरेंट वैल्यूज आएगा, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं आएगा। व्हाट इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, ये भी बात कर लिया था हम लोगों ने। ओमिक रेजिस्टेंस इज दैट फॉर विच वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। Two copper wires are of same length but one is thicker than the other. Which wire will have more resistance? Thicker it means वो कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका बात कर रहा है। सो दिस आर इक्वल टू रेसिस्टिविटी L अपॉन ए। अभी टू कॉपर वायर्स बोल रहा है, इट मीन्स रेसिस्टिविटी तो सेम लेंथ, इट मीन्स यहाँ पर ये भी। सो जो रेसिस्टेंस हमारा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एरिया, और वो भी कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। विच वायर विल हैव मोर रेसिस्टेंस, जो भी रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा चाहिए सो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में ये कम होना चाहिए। किसके लिए कम रहेगा, थिनर वायर। ठीक है, सो आंसर अपना द थिनर वायर विल हैव मोर रेसिस्टेंस बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थिनर वायर इज लेस एंड रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ पर उसने ऐसा वर्ड्स में लिख दिया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला की हेल्प लिया, उससे आपको जो भी था वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट 2014 का देखो क्वेश्चन ये, विच वायर विल हैव मोर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दैट इज रेसिस्टिविटी। किस वायर के लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा। अभी अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मोर बोल दिया है, तो भाई आंसर अपना क्या लिखोगे, या तो थिकर वायर या थिनर वायर, भाई लिख के तो यही आते हैं सब बेटा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या था हमारा, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉपर वायर है तो वो सेम रहेगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर्स इज सेम बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट, a substance has nearly zero resistance at a temperature of 1 Kelvin. What is such a substance called? The substance is called superconductor. Next, a wire is stretched to twice its original length. By what factor does its resistance change? अभी किसी को लग रहा होगा ट्वाइस, लेंथ जो है वो डबल, सो रेसिस्टेंस भी डबल। किसी को ये लग रहा होगा कि रेसिस्टेंस जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का है, सो अगर लेंथ डबल हो गया है तो रेसिस्टेंस भी डबल। ठीक, वायर ये है अपने पास, अगर इसको मैं खींच करके लेंथ डबल कर देता हूँ तो क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वायर पहले से पतला नहीं हो जाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है बट समझना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। इस केस में अगर आप कोई फॉर्मूला शॉर्टकट टाइप में यूज़ कर लें तो वो ये एन स्क्वायर, वेयर एन इज़ द नंबर, जितने टाइम्स उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो यहाँ पर। ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कम, और इस केस में जो रेसिस्टेंस हमारा वो बढ़ जाता है। न्यू रेसिस्टेंस होगा, लेंथ 2 टाइम्स बोल रहा है तो इसी को फिर से एक 2 लिखेंगे और पहले जितना रेसिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई, सो जहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 टाइम्स, दैट इज 4R। अगर मैं यहाँ पर ट्वाइस था वहाँ पर 3 टाइम्स कर दूँ सो यही मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा 9R। ठीक है, और अच्छे से थोड़ा सुन लो उसको, मैं रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कहीं ये मैंने बोल दिया कि मैंने अपने जो लेंथ था उसको 4 टाइम्स कम कर दिया। ठीक है, 4 टाइम्स कम कर दिया। अभी अगर मैं इसको 4 टाइम्स ऐसा उसी वायर को, सेम वायर को कट नहीं करना है, कट करने का केस अलग है। उसी वायर को यहाँ पर मैंने स्ट्रेच किया, वहाँ अगर उसी वायर को मैं कंप्रेस कर दूँ सो उस केस में मेरा जो एरिया का क्रॉस सेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, और उस केस में ठीक है अगर मैं 4 टाइम्स बात कर रहा हूँ सो जो मेरा न्यू रेसिस्टेंस होगा वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो R² टाइम्स। अब आप क्वेश्चन ये देखना कि अगर लेंथ बढ़ने की बात करेगा तो उस केस में रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज, और अगर लेंथ कम हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है उसको, सो इट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। उसी n² को आप डिनोमिनेटर में लिखना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू
कंडक्टिंग वायर्स 4 ओम एंड 10 ओम इज थिकर। अभी बात किया था R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A। ठीक है, क्या अपने पास है? थिकर है। विच ऑफ द टू कंडक्टिंग वायर्स 4 एंड 10 ओम इज थिकर। क्या होना चाहिए? देखो रेसिस्टेंस जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अभी थिकर इट मीन्स क्रॉस सेक्शन ज़्यादा चाहिए, और जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा हुआ, रेसिस्टेंस उसका कम हो गया। रेसिस्टेंस कम हो गया मीन्स यहाँ पर आंसर ये 4 एंड 10 की बात करें तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, थिकर का बात कर रहा था, एग्जाम में देख लेना थिकर बोल रहा है थिनर बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड टू ए 15 ओम रेसिस्टेंस टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम। 15 ओम रेसिस्टेंस के साथ किसको कनेक्ट कर दें कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो 6, 15 दिया था 6 होना चाहिए, कम हो गया। कंफर्म है कि जो सेकेंड रेसिस्टेंस वो पैरेलल में कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पर अगर ये 15 दिया था, इधर एक x पैरेलल में कनेक्ट करो, और जो फॉर्मूला यूज़ करना है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अरे 2 रेसिस्टेंस दिया है ना, डायरेक्ट यूज़ करो। इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ पर 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेसिस्टेंस अपने पास रहता है, और अपॉन में दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज़ 15 प्लस x। कट करने से 3 से कट किया सो ये 2 टाइम्स, इधर कट किया सो ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लो 15 प्लस x इक्वल टू 5x। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये 30 प्लस 2x इक्वल टू 5x। ठीक है, ये 2x इधर आया सो माइनस है, ये आ गया 3x, और यहाँ पर ये 30, 3 से डिवाइड, सो जो x वैल्यू आया अपने पास वो आया 10 ओम। सो इट मीन्स 10 ओम रेसिस्टेंस उसको कनेक्ट करना है 15 के साथ में, और जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो 6 आ जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं करना, इससे थोड़ा सा ऐसा सोचना कि डिफरेंट और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अभी और बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से सारा चैप्टर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और बहुत से क्वेश्चंस आने वाले, सारे क्वेश्चंस आप देखो। ठीक है, कंफर्म है अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार।